बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मन्नू का छोटा सा परिवार रहता था। मन्नू अपने दोनों बेटे और अपनी बड़ी बहू के साथ रहता था। मन्नू की एक गाय थी जिसका नाम धन्नो था। मन्नू को धन्नो से बहुत लगाव था क्योंकि उसने उसे बहुत छोटे से ही पाला था। मन्नू की बड़ी बहू सपना को अपने ससुर और देवर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सपना अपने पति पिंटू से बोलता है, सुनो जी, मैं तो इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे से कब मेरा पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसके अंधे बेटे और उसकी बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? अरे ओ सपना बहो, तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी धन्नो अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ बापूजी। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते क्या? बहू तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी धन्नो अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ही शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूँ? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? बहू, मैं तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और पिंटू कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह सपना पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस सपना से बोला कि घन्नों को घास डाल दे, लेकिन वो तो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ मन्नू का छोटा बेटा चिंटू आता है। चिंटू जन्म से ही एक आँख से अंधा था। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रही है? क्या बेटा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं धन्नों के लिए घास लाने गया था। अरे पिंटू, तुझे शर्म नहीं आती है क्या, जो चिंटू से ऐसी हालत में भी काम करवा रहा है? इसे वैसे ही एक आँख से दिखाई नहीं देता। अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आँख से तो दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं धन्नों को घास डालता हूँ। मन्नू को अपने छोटे बेटे चिंटू की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू चिंटू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए मन्नू चाहता था कि उसके जीते जी चिंटू की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन मन्नू अपने पुराने दोस्त के घर जाता है। क्या हुआ मन्नू, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? राम, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे चिंटू के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ मन्नू, मैं अपनी बेटी पिंकी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। राम, मैं सोच रहा था कि हमारी इतनी पुराने दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल ले। तुम क्या कहना चाहते हो मन्नू भाई, मैं समझ नहीं पाया। तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो, पर मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ। तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। क्या कह रहे हो मन्नू भाई? कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ तुम्हारा वो अंधा बेटा? ऐसा मत बोलो राम भाई, भला मेरे बेटे में क्या कमी है? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा अंधा है, भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे अंधे बेटे से क्यों करूँगा? भले ही मेरा बेटा एक आँख से अंधा है, मगर तुम देखना राम, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत ही सुंदर कन्या से करूँगा। क्या हुआ पिताजी,
कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? बेटा चिंटू, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर चिंटू वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय, क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो? आज तुम्हारे पिताजी और चिंटू की बातें सुनी थी मैंने। तुम्हें पता है वो तुम्हारे अंधे भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे इस अंधे को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ भाग्यवान, पिताजी के ज्यादा तो हमने चालाकी से हड़पी ली है। अगले दिन चिंटू धन्नो को लेकर जंगल में घास चराने के लिए जाता है। धन्नो, तू यही आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। चिंटू पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा होता है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? चिंटू ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। चिंटू को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस औरत से कहा, अरे सुनो, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंकी है। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे ये अकेलापन अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? मेरा नाम चिंटू है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ। चिंकी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। चिंकी, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे जैसे अंधे से विवाह करना चाहोगी? मैं भी तुम्हारी तरह दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह से चिंकी और चिंटू विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद अब दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी बाहर आइए, ये देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा, और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं आपकी बहू है। क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर चिंटू ने सभी को पूरी बात बताई। बेटा चिंटू, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। सपना बहू, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही है? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। न इसके परिवार का पता है और न इसके खानदान का। सपना बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये घर की बहू है, भला ये घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। पिंटू, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। मैं तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति चिंटू के इलाज में उड़ा दी, इसीलिए चिंटू का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। चिंटू बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। भैया, कम से कम पिताजी की उम्र का तो लिहाज कीजिए, कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। नहीं नहीं, अब ये बोलेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हमारी धन्नो को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है, उन्हें बहुत लगाव है धन्नो से। हाँ हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी ले जाओ।
वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान। अब तो यही देखना है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। इधर ये तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो चिंकी, मुझे तो लगा था कि तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। अजी ऐसा मत कहिए, मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, और हमारे साथ तो हमारी धन्नो भी है। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, हम तीनों मेरे घर जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी में रहती हूँ। हम तीनों और धन्नो वही रहेंगे। चिंटू बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें वही चलना चाहिए। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे सभी चिंकी की झोपड़ी की ओर चले गए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यही इतना कहकर वे सभी चिंकी की झोपड़ी की ओर चले गए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहा करती थी। आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंकी, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा पर दादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत बनानी आती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन चिंकी और टिंकू बहुत सारी मिट्टी जंगल से ले आए और मन्नू उनकी मूर्तियाँ बनाने लगा। मूर्तियों को बेचकर पहले दिन ही उनका काफी अच्छा मुनाफा हुआ। इसी प्रकार उनके दिन खुशी से बीतने लगे। पिताजी, आप जो हमें मूर्तियाँ बनाकर देते हैं वह तुरंत ही बाजार में बिक जाती है और हमें काफी अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन जब चिंकी और टिंकू मूर्तियाँ बेचकर घर आते हैं, तब मनोहर उन्हें कहता है, बेटा हमारी धन्नो कहीं नहीं मिल रही, सुबह से ही पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं धन्नो को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, वह मिल जाएगी। फिर वे दोनों धन्नो को ढूंढने जंगल के भीतर चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। चिंकी इसे देखने में किसी तपस्वी की मूर्ति लग रही है। अजी देखिए, इस मूर्ति पर कितनी धूल जमी हुई है। अगर हम इसे साफ कर देंगे तो ये और भी अच्छी दिखेगी। इतना कहकर टिंकू और चिंकी मूर्ति की साफ सफाई करने लगते हैं। अरे चिंकी देखो तो ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। अचानक से मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलता है और उसमें से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। वो कौन है जिसने मेरी इतने साल की तपस्या भंग कर दी? कैसी तपस्या साधु महाराज, हम तो बस इस मूर्ति की सफाई कर रहे थे। हाँ साधु महाराज, चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है। कैसी सफाई? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु महाराज, हम तो यहाँ अपनी गाय को ढूंढने आए थे, तभी हमें ये मूर्ति यहाँ दिखाई दी, लेकिन मूर्ति पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसकी सफाई कर दे। बच्चों में 10 साल से इस मूर्ति के अंदर तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम लोगों के छूते ही मेरी तपस्या भंग हो गई। हमारे कारण आपकी सालों की तपस्या भंग हो गई। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज। हाँ बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। आज के इस जमाने में कोई भी बिना मतलब के काम नहीं करता,
लेकिन तुमने तो निस्वार्थ भाव से इस मूर्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी सफाई की है। मगर तुम दोनों कौन हो और ये तुम्हारी आँख में क्या हुआ है? साधु महाराज, हम इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पिताजी के साथ रहते हैं। मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ। हमारी गाय इस जंगल में कहीं खो गई है, इसलिए हम उसे ढूंढने यहाँ आए थे। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? साधु महाराज, हम यहीं पास के गांव में रहते थे। इस प्रकार से टिंकू पूरी बात उन्हें बताता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भला कोई ऐसे अपने पिताजी और छोटे भाई को घर से निकालता है क्या? तुम देखना, तुम्हारे बड़े भाई का कभी भला नहीं हो सकता। तुम दोनों मांगो मुझसे जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। हमें कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज, मैं तो हर दिन बस भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति की आँख ठीक हो जाए। इतना सुनते ही साधु महाराज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद टिंकू की आँख ठीक हो जाती है। उसे दोनों आँखों से दिखने लगता है। भाग्यवान देखो, मुझे दोनों आँखों से दिखाई दे रहा है। अरे हाँ साधु महाराज, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मांगो बेटी, तुम्हें और क्या चाहिए? साधु महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति की आँख ठीक हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु महाराज फिर से मंत्र पढ़ते हैं और उनके आगे 5 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। ये सभी सोने से भरे मटके तुम्हारे हैं। क्या सच में ये सभी सोने से भरे मटके हमारे हैं? लेकिन हम इसे नहीं रख सकते हैं साधु महाराज। हाँ बाबा, हमें ये नहीं चाहिए। जब कोई बड़ा खुशी खुशी उपहार दे रहा हो तो उसे ले लेना चाहिए। तुम दोनों का मन बहुत ही निश्चल है, इसलिए मैं ये उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों का भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बदला है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। इतना कहकर साधु महाराज वापस अपनी मूर्ति में चले जाते हैं। पिताजी सही कहते हैं चिंकी, हमें सिर्फ अपने सही कर्म करने चाहिए, फल ऊपर वाला जरूरत देता है। लेकिन हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? चिंकी, हम अपनी जरूर जीतना ही सोना रखेंगे, बाकी गरीबों में बांट देंगे। ये देखो, हमारी धन्नो भी आ गई। आपने सही कहा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर चिंकी और टिंकू घर जाकर पूरी बात मन्नू को बताते हैं। देखा तुम दोनों ने, जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा नहीं करता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। फिर टिंकू उसी गांव में घर बनाकर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी किसी को धन की जरूरत होती है तो उसकी मदद जरूर करते हैं। इस प्रकार ये कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।